तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम म्यूटेशंस के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जीन इंटरेक्शन के बारे में जाना था, जिसमें मैंने तुम लोगों को 2-3 तरीके की जीन इंटरेक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होता है, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, और इसके साथ साथ मैंने इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन तुम लोगों को बताया था। ठीक है बच्चों, इतनी बात हो गई थी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है म्यूटेशंस। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है म्यूटेशंस। अब देखो, तुम्हारी हॉर्टिकल्चर की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, तो अब आपकी जेनेटिक्स की ही मंडे से लेके सैटरडे, मंडे टू सैटरडे आपकी जेनेटिक्स की ही क्लासेस चलेंगी। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, अब देखो म्यूटेशंस, म्यूटेशंस के बारे में जानते हैं। म्यूटेशन का मतलब देखो क्या होता है बच्चे, सुनो ध्यान से सुनो। म्यूटेशंस का मतलब होता है, म्यूटेशन को हिंदी में बोला जाता है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन को हिंदी में बोला जाता है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन का मतलब होता है ऐसे चेंजेस। म्यूटेशन का देखो क्या मतलब होता है, सुनो सुनो, रुक जाओ, सुनो ध्यान से। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब होता है हमारे डीएनए में कुछ चेंज आना। मान लो ये हमारा डीएनए है, मान लो, सुनना पहले, आराम आराम से पढ़ेंगे, रिपीट करवा के पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, ये मान लो हमारा डीएनए है, ये मान लीजिए हमारा डीएनए है। डीएनए में परिवर्तन आने की वजह से, डीएनए में चेंज आने की वजह से हमारे फिनोटाइप में भी चेंज आ जाएगा। अगर मान लो डीएनए में, हम जानेंगे जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे कि यार डीएनए में नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। अभी तुम यही समझो, डीएनए में नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। अब देखो, म्यूटेशन का मतलब होता है कि जब ये जो बेसिस डीएनए में है ये चेंज हो जाते हैं, टी की जगह कुछ और ही बन जाएगा। ये हम डिटेल में जानेंगे, बस अभी तुम ये समझो कि डीएनए में जब कुछ चेंजेस आते हैं, डीएनए में जब कुछ चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को बोला जाता है म्यूटेशन। और उन चेंजेस की वजह से मेरे फिनोटाइप में चेंज आएंगे। मान लो मेरे डीएनए में एकदम से कुछ चेंज आ गया, मान लो मेरे डीएनए में एकदम से कुछ चेंज आ गया, वो मेरे बाहरी अपीयरेंस में भी दिखाई देगा, वो मेरे बाहरी अपीयरेंस में भी दिखाई देगा। तो उसके लिए एक टर्म दी गई है जिसको बोला गया है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब होता है बच्चे, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन हेरिटेबल चेंज, सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप या फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर जीनोटाइप में चेंज आ रहा है तो फिनोटाइप में तो चेंज आएगा। ठीक है, तो देखो कम अच्छे से समझेंगे, अभी बहुत सारी टर्म्स मुझे इसमें बतानी है तो टेंशन नहीं लेनी है। हमने बोला म्यूटेशन का मतलब होता है सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सडन हेरिटेबल चेंज का क्यों मतलब हो, म्यूटेशन एकदम से तुम्हारी बॉडी में चेंज लाती है। मान लो मेरे पास मटर का पौधा था, अब हमने मेंडल के लॉ पढ़ लिए, मान लो मेरे पास मटर का पौधा था जो छोटा था, जो डॉफ कैरेक्टर था, जिसमें डॉफ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब उसमें म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होके उस पौधे की हाइट एवरेज बन रही थी, म्यूटेशन होके उस पौधे की हाइट एवरेज बन रही थी, म्यूटेशन होके उस पौधे की हाइट एवरेज बन रही थी। तो हम बोल रहे हैं कि म्यूटेशन की वजह से एकदम से उस पौधे में परिवर्तन आ जाएगा, म्यूटेशन की वजह से एकदम से उस पौधे में परिवर्तन आ जाएगा। उस परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। उस परिवर्तन को क्या बोला जाता है बच्चे, उस परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। सडन चेंज इन द जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जीन, जीनोटाइप का मतलब होता है जीन, जीनोटाइप का मतलब होता है जीन। और जीन होती कहां पे, जीन्स होती है डीएनए पे, जीन्स होती है डीएनए पे। ठीक है, जीन्स होती हैं आपकी डीएनए पे। ठीक है, ओके। तो हम बोल रहे हैं म्यूटेशन में, मैंने क्या बोला कि सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने तुम लोगों को बोला डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि हमारे जीनोटाइप में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से मेरा फिनोटाइप भी चेंज हो रहा है। मैं मटर का एग्जांपल तुम लोगों को दे रही थी कि पहले छोटी हाइट वाले मटर के पौधे थे, उसमें एकदम से म्यूटेशन हुआ, उसका डीएनए एकदम से परिवर्तन हुआ, उसके डीएनए में एकदम से चेंजेस आए, और डीएनए में चेंज आने की वजह से उस पौधे का फिनोटाइप भी चेंज हो गया। तो हम बोलेंगे म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सडन चेंज है, एकदम से चेंज होगा। अब देखो
अब तुम्हें ये शायद ये कॉन्टेक्स्ट तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये ब्रीडिंग में हम पढ़ेंगे। अगर मेरे पास छोटे पौधे हैं, अगर मेरे पास ड्वार्फ प्लांट्स हैं, अगर मुझे उनको टॉल में तब्दील करना है तो मुझे शॉर्ट को टॉल के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, शॉर्ट को टॉल के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉसिंग कर करके हमें बहुत सालों बाद उस पौधे से बड़ा पौधा मिलेगा, मतलब शॉर्ट में वो जीन्स आ जाएंगी, टॉलनेस वाली जीन आ जाएंगी और टॉल पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर हम चाहते हैं कि पौधों में बहुत जल्दी से चेंज आ जाए, 1-2 सालों में ही चेंज आ जाए, तो हम उसमें म्यूटेशन करवा सकते हैं। हम उन पौधों में म्यूटेशन करवा सकते हैं। हम पौधों का डीएनए, हम ऑर्गेनिज्म के डीएनए को परिवर्तन उसको चेंज कर सकते हैं और उसके चेंज होने की वजह से हमारा फिनोटाइप यानी कि हमारा बाहरी जो अपीयरेंस है वो भी चेंज हो सकता है, वो भी चेंज हो सकता है। तो म्यूटेशन हमने बोला कि जब एकदम से ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप में परिवर्तन आता है उसको बोला जाता है म्यूटेशन, उसको बोला जाता है बच्चे म्यूटेशन। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, देखो यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी हुई है कि सडन चेंज। यहाँ पे बच्चे मैंने एक और चीज लिखी है सडन हेरिटेबल चेंज। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सडन हेरिटेबल चेंज। अब मैंने आप बच्चों को बोला था हेरिटेबल का मतलब होता है ऐसा कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। ऐसा कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, वो मैंने बोला था क्या, वो बोला था मैंने हेरिटेबल कैरेक्टर, वो बोला था बच्चे मैंने हेरिटेबल कैरेक्टर। अगर मान लो मेरी बॉडी में कहीं म्यूटेशन हो रही है, अगर मान लो मेरे डीएनए में कहीं चेंज आया तो वो मेरे बाहरी अपीयरेंस में भी दिखाई देगा। और जो म्यूटेशन, जो चेंज मुझ में आया है, जो म्यूटेशन मुझ में हुई है, वो मेरे आगे आने वाले बच्चे में भी जाएगी। जो म्यूटेशन मुझ में हुई है वो मेरे आगे आने वाले बच्चे में भी जाएगी। तो इसीलिए इसको कहा गया हेरिटेबल। इसीलिए बच्चों उसको कहा गया हेरिटेबल कि जो म्यूटेशन हमारी बॉडी में हो रही है वो हेरिटेबल है। यानी कि मुझ में, मेरे डीएनए में कुछ परिवर्तन आया है, अगर मेरे डीएनए में कुछ परिवर्तन आया है तो वो चेंज, वो परिवर्तन मेरे आगे आने वाले बच्चे में भी जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है हेरिटेबल। इसीलिए बच्चों इसको बोला गया है हेरिटेबल। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी तब से, क्योंकि मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, एक ही चीज रिपीट पे चला हुआ है मेरा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मतलब मैं दुख नहीं मना रही हूँ उस चीज का, बट आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, सडन हेरिटेबल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सडन एकदम से चेंजेस आ जाते हैं, एकदम से हमारे जीनोटाइप में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारा फिनोटाइप चेंज हो जाता है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है, उसको बोला जाता है म्यूटेशन। और म्यूटेशन टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी वरीज। ह्यूगो डी वरीज नहीं पढ़ना, ह्यूगो डी वरीज है, ठीक है। ह्यूगो डी वरीज ने 1900 ईस्वी में इवनिंग प्राइम रोज में, आपका इवनिंग प्राइम रोज का नाम होता है ओइनोथेरा लिमार्कियाना। ये पढ़ने हैं बच्चे, ये सारे नेम पढ़ने हैं। ह्यूगो डी वरी ने क्या किया था बच्चे, ह्यूगो डी वरीज ने इवनिंग प्राइम रोज में सबसे पहले म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी वरी। दो चीज क्लियर हो गई। हमने म्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ी और मैंने बोला म्यूटेशन टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे। हिंदी में भी देखते हैं। यह किसी जीव के गुण में अचानक होने वाला वंशानुगत परिवर्तन है। हमारे गुण में कुछ एकदम से परिवर्तन आ रहा है और वो परिवर्तन वंशानुगत होता है। वंशानुगत यानी कि हेरिटेबल होता है, वो मुझसे मेरे आगे आने वाले बच्चे में भी जाएगा। इस शब्द को ह्यूगो डी वरीज ने सन 1900 में इवनिंग प्राइम रोज यानी कि ओइनोथेरा, देखो प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है। अब मुझसे बार बार सुनोगे तुम लोग, बार बार सुनोगे तो ये प्रोनाउंस करना आ जाएगा। ओइनोथेरा लेमार्कियाना का अध्ययन करते हुए उन्होंने दिया था म्यूटेशन टर्म। इस प्रक्रिया को म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे उत्परिवर्तन, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे उत्परिवर्तन। अब देखो, म्यूटेशन में बच्चे बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, जैसे म्यूटेंट आ जाता है, जैसे म्यूटाजेंस आ जाता है, जैसे म्यूटॉन आ जाता है। तो आइए जानते हैं इन सभी चीजों का क्या मतलब होता है। देखो, लिख के चीजें इजीली समझ आती है। पीपीटी का काम ये है कि अच्छा मैंने एक बार तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिर मैंने एक डिक्टेट भी करवा दिया कि अच्छा ये है, बाकी लिख के ज्यादा चीजें शायद तुम लोगों को समझ आती होंगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी पहले स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मुझे वैसे लगता था। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने बोला हमारे पास टर्म आ जाती है म्यूटेंट। दूसरी टर्म बच्चे मैंने बोली म्यूटाजेंस, जिनको म्यूटाजेनिक एजेंट भी बोला जाता है।
और तीसरी चीज आ जाती है म्यूटॉन। और तीसरी चीज आ जाती है बच्चे म्यूटॉन। अब इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है, देखो आइए जानते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो। म्यूटेंट का मतलब होता है बच्चे, म्यूटेंट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को मैं इस तरीके से लिख रही हूं, जब भी मैं ऑर्गेनिज्म लिखूंगी तो इस तरीके से लिख रही हूं, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन होता है। मान लो मेरी बॉडी में, मेरे डीएनए में कहीं चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हमने म्यूटेशन का नाम दिया, जिसको हमने उत्परिवर्तन का नाम दिया। तो अगर मुझ में म्यूटेशन हुआ है तो मैं एक म्यूटेंट कहलाऊंगी। अगर मुझ में म्यूटेशन हुआ है तो मैं एक म्यूटेंट कहलाऊंगी। तो म्यूटेंट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन होता है वो म्यूटेंट कहलाएंगे, वो कहलाएंगे म्यूटेंट, वो कहलाएंगे म्यूटेंट। तुमने कोविड के टाइम पे सुना होगा यार, तुमने कोविड के टाइम पे सुना होगा, पहली वेव आई, आके चली गई। दूसरी वेव आई कि जो दूसरा आपका कोविड वायरस था वो म्यूटेंट है पहले का, मतलब पहले वाले वायरस में ही कुछ चेंजेस आए और उसने चेंज करके एक अलग फॉर्म ले ली। तो हम बोलते थे यार कोविड की दूसरी वेव आई वो पहले वाले वायरस का ही म्यूटेंट है, वो उसका चेंज्ड वर्जन है। तो ऐसा वायरस, ऐसा अब हम कोविड वायरस की बात कर रहे थे, तो ऐसा वायरस जिसमें चेंज आया तो हमने उसको बोला म्यूटेंट। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें चेंज आ रहा है, जिसमें म्यूटेशन हो रही है, उसको हम बोलेंगे म्यूटेंट, उसको हम बोलेंगे म्यूटेंट। मुझ में अगर म्यूटेशन हुआ है, मेरी बॉडी में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं एक म्यूटेंट कहलाऊंगी। मैं क्या कहलाऊंगी? मैं एक म्यूटेंट कहलाई जाऊंगी। ठीक है, चलो अब देखो, उसके बाद आ जाता है बच्चे म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस या जिसको म्यूटाजेनिक एजेंट भी बोला जाता है, म्यूटाजेंस जिसको म्यूटाजेनिक एजेंट भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो। म्यूटाजन और म्यूटाजेनिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं या ऐसे माध्यम होते हैं जो म्यूटेशन करवाते हैं भाई, जो मेरी बॉडी में म्यूटेशन करवा रहे हैं, जो म्यूटेशन करवाते हैं, मतलब जो म्यूटेशन इंड्यूस करवा रहे हैं, इंड्यूसेस म्यूटेशन। मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला म्यूटाजेंस ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे माध्यम होते हैं जो मुझ में म्यूटेशन करवा रहे हैं। अब पहले मैंने बोला कि मुझ में म्यूटेशन हुई तो मैं म्यूटेंट कहलाऊंगी। तो कुछ ऐसे माध्यम होंगे जो मेरी बॉडी में म्यूटेशन करवा रहे हैं, उनको बोला जाता है म्यूटाजेंस या म्यूटाजेनिक एजेंट्स। म्यूटाजेंस या म्यूटाजेनिक एजेंट उनको बोला जाता है। ठीक है, म्यूटाजेंस या म्यूटाजेनिक एजेंट उनको कहा जाता है। म्यूटेंट हमने बोला ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन हुई, और जिस माध्यम से उसमें म्यूटेशन हुई उसको हमने बोला म्यूटाजेनिक एजेंट्स या म्यूटाजेंस, म्यूटाजेनिक एजेंट या म्यूटाजेंट। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब उसके बाद आता है म्यूटॉन, उसके बाद आता है म्यूटॉन। म्यूटॉन का मतलब होता है साइट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटॉन का मतलब होता है साइट ऑफ म्यूटेशन। मेरी बॉडी में किस जगह पे म्यूटेशन हुआ है, मेरी बॉडी में किस जगह पे म्यूटेशन हुआ है, मेरी बॉडी के डीएनए में कहां पे म्यूटेशन हुआ है, उसको बोला जाता है साइट ऑफ म्यूटेशन। किस जगह पे, साइट का मतलब होता है किस लोकेशन पे म्यूटेशन हो रहा है भाई, किस जगह पे म्यूटेशन हो रहा है, उसको बोला जाता है म्यूटॉन, उसको बोला जाता है म्यूटॉन। आई होप आप लोगों को ये तीनों टर्म क्लियर हो गई होंगी बच्चे। म्यूटेंट, म्यूटाजेनिक एजेंट, म्यूटॉन। ठीक है, म्यूटेंट मतलब जिसमें म्यूटेशन हो रहा है, मुझ में म्यूटेशन हुआ तो मैं एक म्यूटेंट हुई। अब मेरी बॉडी में म्यूटेशन किस माध्यम से हुआ, म्यूटाजेंस। और अगर मेरी बॉडी में, मेरे डीएनए में किस जगह पे म्यूटेशन हो रहा है, किस जीन में म्यूटेशन हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा एक म्यूटॉन, उसको बोला जाएगा बच्चे एक म्यूटॉन। आई होप बच्चों इतनी चीज ऑल सेट, ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं। अब म्यूटेंट का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग अ नोवल फिनोटाइप एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है, अब मैंने बोला था तुम लोगों को ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन होता है। मान लो मैं हूं, मुझ में म्यूटेशन हुआ तो मैं म्यूटेंट कहलाऊंगी। अब मेरी बॉडी में जो परिवर्तन आ रहा है, जिस इंसान की बॉडी में म्यूटेशन से परिवर्तन आता है वो म्यूटेंट कहलाता है, हम वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है एक ऑर्गेनिज्म जिसमें नोवल, नोवल का मतलब होता है नए, फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरी अपीयरेंस, जिसमें नए कैरेक्टर बन रहे हैं, मतलब म्यूटेंट में ही बनेंगे, मतलब उसी इंसान में बनेंगे जिसमें म्यूटेशन हुई होगी। तो आप सिंपल भी बोल सकते हो म्यूटेंट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन होती है, फिर तुम ऐड ऑन कर सकते हो, और म्यूटेशन होने की वजह से उसमें नोवल फिनोटाइप आ रहा है, उसमें एक नया कैरेक्टर आ रहा है, तो उसको बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या,
तो उसको बोला जाता है बच्चे एक म्यूटेंट, उसको बोला जाता है एक म्यूटेंट। फिर मैंने बोला कि वह जीव जिसमें उत्परिवर्तन के कारण नया लक्षण या नवीन गुण धर्म प्रकट होता है उसको बोला जाता है म्यूटेंट। और म्यूटाजेनिक एजेंट का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो म्यूटेशन को इंड्यूस करवाते हैं, यानी कि ऐसे माध्यम जो म्यूटेशन करवा रहे हैं, जो उत्परिवर्तन करवा रहे हैं, उसको म्यूटाजेंस बोला जाता है। और म्यूटॉन का मतलब बच्चों मैंने तुम लोगों को बोला साइट ऑफ म्यूटेशन, मतलब उत्परिवर्तन होने की स्थापना स्थान स्थान। तो उत्परिवर्तन किस लोकेशन पे हो रहा है उसको म्यूटॉन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है बच्चे? उसको एक म्यूटॉन कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें बच्चों आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे और टर्म आ गई हमारी म्यूटेबल जीन, म्यूटेटर जीन। इन चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, अच्छे से समझनी है। एंटी म्यूटेटर, क्योंकि ये एक जैसी लगती है हमें, ये सारी चीजें हमें एक जैसी ही लगती हैं। ठीक है, देखो म्यूटेबल जीन का मतलब होता है परिवर्तनीय जीन। म्यूटेबल का मतलब होता है परिवर्तनीय जीन। म्यूटेटर का मतलब होता है उत्परिवर्तक जीन। और एंटी म्यूटेटर का मतलब होता है प्रति उत्वर्तक। प्रतिवर्तनीय म्यूटेबल, उत्परिवर्तक म्यूटेटर, एंटी म्यूटेटर मतलब प्रति उत्वर्तक। देखो सिंपल है, सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। कौन सा येलो? नहीं, ये देखो, म्यूटेबल जीन ऐसी जीन्स होती हैं, म्यूटेबल जीन्स ऐसी जीन्स होती हैं बच्चे, ज्यादा ही पतला हो गया ये। म्यूटेबल जीन्स ऐसी जीन्स होती हैं जिनमें, ए भगवान हिंदी में लिखना, जिनमें क्या होता है? म्यूटेशन होता है। ऐसी जीन जिनमें म्यूटेशन होता है उसको बोला जाता है म्यूटेटर, उसको बोला जाता है म्यूटेटर। मेरी बॉडी में एक जीन है, मान लो यहाँ पे जीन है, मेरी बॉडी में एक जीन है, अगर उस जीन में म्यूटेशन हो रहा है, अगर उस जीन में म्यूटेशन हो रहा है, ये मेरी बॉडी की एक जीन है, ये मेरी एक बॉडी की जीन है, अगर इस जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो इसको बोला, इस जीन को बोला जाएगा म्यूटेटर जीन। इस जीन को बोला जाएगा, सॉरी, इस जीन को बोला जाएगा म्यूटेबल। जिस जीन में म्यूटेशन होता है, जिस जीन में म्यूटेशन होता है उसको बोला जाता है म्यूटेबल। जिस जीन में म्यूटेशन होता है उसको बोला जाता है म्यूटेबल। जिस जीन में म्यूटेशन होता है उसको बोला जाता है म्यूटेबल जीन, उसको बोला जाता है म्यूटेबल जीन। और जो जीन म्यूटेशन करवाती है, जो जीन म्यूटेशन करवा रही है दूसरी जीन में, अनदर जीन में जो म्यूटेशन करवा रही है उसको बोला जाता है म्यूटेटर। मान लो मेरी बॉडी में दो जीन्स हैं, मान लो मेरी बॉडी में एक जीन ये है, एक जीन ये है, अगर ये जीन इस जीन में म्यूटेशन करवा रही है तो इस जीन को बोला जाएगा म्यूटेटर, इस जीन को बोला जाएगा म्यूटेटर। कि ऐसी जीन जो दूसरी जीन में म्यूटेशन करवा रही है, ऐसी जीन जो दूसरी जीन में म्यूटेशन करवा रही है, तो उस तरीके की जीन को क्या बोला जाएगा? म्यूटेटर। म्यूटेबल बोला जिसमें, म्यूटेबल बोला इसमें खुद में म्यूटेशन हो रहा था भाई, इसमें खुद में म्यूटेशन हो रहा था। बाद में मेरे पास दो जीन आई, एक ये एक ये जीन इसमें म्यूटेशन करवा रही थी, खुद में नहीं कर रही थी, इसमें करवा रही थी। तो ऐसी जीन जो दूसरी जीन्स में म्यूटेशन करवाती है, ऐसी जीन जो दूसरी जीन्स में म्यूटेशन करवाती है उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है बच्चे म्यूटेटर, उसको बोला जाता है म्यूटेटर जीन। उसको, यार ये वायर गिरा के मानेगी मुझे कभी, उसको बोला जाता है म्यूटेटर जीन, उसको बोला जाता है म्यूटेटर जीन्स। नेक्स्ट इज योर एंटी म्यूटेटर जीन्स। अगला आ जाता है एंटी म्यूटेटर जीन। अब एंटी म्यूटेटर जीन्स कौन सी होती है? एंटी म्यूटेटर जीन बच्चे उल्टा, म्यूटेटर से बिल्कुल उल्टा, म्यूटेटर से बिल्कुल उल्टा। म्यूटेटर जीन क्या थी? जो दूसरी जीन में म्यूटेशन, जो दूसरी जीन में म्यूटेशन करवा रही थी। तो ऐसी जीन जो दूसरी जीन की, जो दूसरी जीन में, नॉट की, जो दूसरी जीन में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को कम करती है, जो दूसरी जीन में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कम इज दिस, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये कम। ठीक है, ऐसी जीन, ये दो जीन थी,
पहले हमने म्यूटेटर की बात की, ये जीन इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, ये जीन इसमें म्यूटेशन को करवा रहा था, मैंने बोला म्यूटेटर। अब एंटी म्यूटेटर की बात हो रही है, तो ये जीन जब इस जीन में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है, ये बोल रहा है भाई तू म्यूटेशन नहीं कर सकता, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है, तो उसको बोला जाता है एंटी म्यूटेटर, उसको बोला जाता है एंटी म्यूटेटर जीन। हमने बात की म्यूटेबल, म्यूटेटर, एंटी म्यूटेटर। म्यूटेबल जीन ऐसी जीन होती है जो जिनमें म्यूटेशन होता है, जिनमें खुद म्यूटेशन होता है, उनको वो बोल रहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं है भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद म्यूटेशन कर दूंगा। म्यूटेबल, म्यूटेटर जो दूसरी जीन में म्यूटेशन करवा रहा है, म्यूटेट, एंटी म्यूटेटर जो दूसरी जीन में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है, उसको बोला जाता है एंटी म्यूटेटर, उसको बोला जाता है बच्चे एंटी म्यूटेटर। तो म्यूटेबल, म्यूटेटर और एंटी म्यूटेटर जीन्स। तो आई होप तुम लोगों को ये तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम जानने वाले हैं कि म्यूटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, आइए जानते हैं कि म्यूटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर क्या है। मुझे ऐसे बोलने में बड़ा मजा आता है। ऐसे नहीं होता कि जैसे न्यूज एंकर होते हैं कि आइए जानते हैं कि आज ही इतनी खबरें हैं कि आज ये देखा गया कि आज वो देखा गया। मुझे ऐसे बोलने में बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों। फिर मैं लेक्चर के बीच में शुरू हो जाती हूँ कि चलिए क्या आप जानना चाहते हैं कि म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं? तो आइए जानते हैं दामिनी ठाकुर के साथ, ठीक है। चलो, फीचर्स ऑफ म्यूटेशन में मैं बात कर रही हूँ बच्चे। म्यूटेशंस आर रैंडम इन नेचर। पहली फीचर्स की हम बात कर रहे हैं कि जो म्यूटेशन होते हैं वो अनियमित होते हैं। अनियमित होने का क्या मतलब है? अनियमित होने का मतलब ये है कि वो रैंडमली हो रहा है। अगर मान लो ये मेरा डीएनए है, तो वो डीएनए में कहीं भी हो सकती है भाई, वो डीएनए में कहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि उसका फिक्स क्राइटेरिया भाई यहीं पे होगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसी म्यूटेशन का जो आपका पहला फीचर मैं बोल रही हूं कि वो रैंडमली होती है, वो कहीं पे भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स क्राइटेरिया कि भाई म्यूटेशन इसी साइट पे होगा, म्यूटेशन इसी जगह पे होगा, म्यूटेशन इसी जगह पे होगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। म्यूटेशन आर रैंडम इन नेचर। म्यूटेशंस अनियमित होती हैं। पहला कैरेक्टर समझ में आ जाएगा कि रैंडमली कहीं भी हो सकती है, मेरी बॉडी में किसी भी डीएनए पे, कहीं भी, मेरे डीएनए में कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है बच्चे रेकरेंट। म्यूटेशंस आर रिकरेंट इन नेचर। रिकरेंट का मतलब होता है पुनरावृत्ति का मतलब है कि म्यूटेशन अगर एक जगह अगर कहीं पे हो गई तो वहां पे बार बार होने की पॉसिबिलिटी भी है। ऐसा नहीं कि अगर एक जगह पे म्यूटेशन हो रहा है तो वहीं पे म्यूटेशन होगा, सिर्फ कि एक ही बार वहां पे म्यूटेशन होगा। अगर एक जगह पे हो तो वहां पे बार बार भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक जगह पे मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं क्या कि इस जगह पे म्यूटेशन हुआ था। अब म्यूटेशन का फीचर ये बोलता है कि अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो रखा है, तो फिर से यहाँ पे म्यूटेशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, ऐसा नहीं है कि अगर एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि एक बार अगर म्यूटेशन यहाँ पे हो गई तो दोबारा नहीं हो सकती है। तो म्यूटेशंस आर रिकरेंट इन नेचर। अगर एक जगह पे म्यूटेशन हो गई है तो दोबारा से वहां पे म्यूटेशन हो सकती है, तो दोबारा से म्यूटेशन वहां पे हो सकती है। ये पॉइंट भी हो गया। अब म्यूटेशंस आर हार्मफुल इन नेचर। अब तुम बोलोगे यार म्यूटेशन हार्मफुल है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं उसको? आगे हम मतलब आगे तुम्हारे आने वाले सब्जेक्ट में हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, जहां पे हम म्यूटेशन ब्रीडिंग पढ़ते हैं कि म्यूटेशन की वजह से हमने ब्रीडिंग करवानी है आगे, ठीक है, वो हम आगे की बात करेंगे। म्यूटेशंस आर हार्मफुल, अब इसका मतलब ये है कि मोस्टली मैक्सिमम केस में म्यूटेशन हार्मफुल होती है, घातक होती है, खतरनाक होती है। ओनली 0.1
0.1% म्यूटेशन ही आपकी बेनिफिशियल होती हैं या बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, अच्छी म्यूटेशन होती हैं। बाकी की सारियां दी सारियां, बाकी सारी की सारी आपकी हार्मफुल होती है, बाकी सारी की सारी म्यूटेशन हार्मफुल होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा, रैंडमली हो रहा है, कहीं भी किसी भी जगह पे हो सकता है, रिकरेंट बार बार हो सकता है, हार्मफुल है। और तीसरी चीज मैं बोल रही हूं बच्चे, म्यूटेशंस आर रिसेसिव इन नेचर, अप्रतिगामी उत्परिवर्तन, रिसेसिव नेचर। रिसेसिव नेचर का मतलब है कि मैंने बोला था ये डोमिनेंट है, ये आपका रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो मैंने तुम लोगों को म्यूटेशन के केस में बोला कि मोस्टली जो म्यूटेशन होती है वो रिसेसिव होती है, डोमिनेंट भी होती है, बट डोमिनेंट के केस में जो आपका जहां भी म्यूटेशन, जिन भी सिनेरियो में म्यूटेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म, वो रहने दो, इतना जानो कि म्यूटेशन आर जनरली रिसेसिव, वो बहुत आगे की बात हो जाएगी तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो म्यूटेशंस आर जनरली रिसेसिव इन नेचर, मतलब ज्यादातर वो रिसेसिव फॉर्म में ज्यादा म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द डोमिनेंट। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि डोमिनेंट में नहीं होती है, बट मोस्टली आपकी रिसेसिव फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे थे कि हार्मफुल होती है, पर ऐसा भी नहीं कि सारी हार्मफुल होती है। 0.1% हमारी बेनिफिशियल भी होती है, 0.1% हमारी बेनिफिशियल भी होती है। तो आई होप बच्चों तुम लोगों को फीचर्स ऑफ म्यूटेशन समझ में आ चुका होगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं यार, बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो आगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के प्रकार के बारे में जानते हैं। सोर्स के बेस पे, सोर्स के आधार पर म्यूटेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन, अब देखो इसका क्या मतलब होता है, बहुत ही सिंपल मतलब होता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब होता है ऐसी म्यूटेशन जो नेचर में हो रही है, ऐसी म्यूटेशन जो नेचर खुद करवा रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, नेचुरल सिलेक्शन वाला प्रोसेस होता है कि जैसे आप देखते हो कि ठंडे इलाकों में भेड़ बकरियां होती हैं, उनमें बहुत बाल होते हैं, उनमें बहुत फर होते हैं। क्यों होते हैं? उनमें बहुत फर होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि ठंड में वो जी सके। वो नेचुरल सिलेक्शन है, वो नेचर ने इस तरीके से प्रक्रिया बनाई है कि जो भेड़ें, जो गधे बोलने वाले थे, जो भेड़ें, जो बकरियां आपकी ठंडे इलाके में होती हैं, उनको बाल ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो ठंड से बची रहे। तो वो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर ने इसका, नेचर खुद ये चीज देख रहा है कि यार ऐसा, अब जो एरिया ठंडा होगा वहां पे अब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें बाल ज्यादा दे देते हैं, उनको बाल ज्यादा दे देते हैं ताकि उनकी बॉडी गर्म रह सके, ठीक है, उनकी बॉडी वार्म रह सके। तो उसी तरीके से कुछ म्यूटेशन नेचुरली होती है, नेचर खुद ही करवा देता है। नेचर या तो एनवायरमेंट की वजह से कुछ डीएनए में परिवर्तन आ जाएगा, क्या बोला मैंने, ये क्या हुआ, ओजी बोलना था मैंने, ठीक है। मैंने बोला ओजी म्यूटेशंस, इन जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है उनको हम ओजी म्यूटेशंस बोलेंगे। ये मेरी खुद की टर्म है, ओजी म्यूटेशन, ठीक है। ऐसा पता चला कि सेमेस्टर एग्जाम में लिख रहे हो, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जो नेचर द्वारा की जाती है, जो नेचुरली हो जाती है, और इनको ओजी म्यूटेशन भी कहा जाता है। ये मेरा अपना है, ये मेरा ओजी स्टाइल है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूं कि ये ओजी म्यूटेशन है कि नेचर करवा रही है भाई इसको। नेचर बोल रही है कि मैं, अच्छा नेचर में कुछ चेंजेस आए तो प्लांट में म्यूटेशन होगी, डीएनए उसका चेंज हो गया और म्यूटेशन हो गई, तो ठीक है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती हैं जो आपकी नेचर द्वारा की जाती हैं, जो आपके नेचर द्वारा की जाती हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी होती है। अगर 10 लाख म्यूटेशन हो रही है तो उन 10 लाख म्यूटेशन में से एक म्यूटेशन ऐसी होगी जो नेचर द्वारा की जाएगी। अगर 10 लाख म्यूटेशन हो रही है तो 10 लाख म्यूटेशन में एक की फ्रीक्वेंसी है, एक 10 लाख में एक म्यूटेशन तुम्हारी नेचुरल म्यूटेशन होगी, एक म्यूटेशन नेचर द्वारा की जाएगी। दूसरा टाइप आ जाता है इंड्यूस म्यूटेशन बच्चे, दूसरा आ जाता है इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन का मतलब होता है ऐसी म्यूटेशन जो हम खुद करवा रहे हैं, ऐसी म्यूटेशन जो हम खुद करवा रहे हैं उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड, उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बच्चे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। नेचुरल म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन जो नेचर करवा रहा है, और इंड्यूस्ड म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन है जो हम खुद करवा रहे हैं, जिसमें हम म्यूटाजेंस का इस्तेमाल करेंगे या म्यूटाजेनिक एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें मैंने बोला था म्यूटाजेन का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो म्यूटेशन करवा रहे हैं, ऐसे एजेंट जो म्यूटेशन करवा रहे हैं उनको म्यूटाजेन कहा जाता है। तो उन्हीं एजेंट का यहाँ पे काम आएगा, उन्हीं एजेंट का यहाँ पे काम हम इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे और पौधों में म्यूटेशन करवाएंगे। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, आई चुकी होंगी। इतनी बार मैं बोल देती हूँ, इतनी बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आ ही जाएंगी यार, ऐसे कैसे नहीं आएंगी। चलिए ठीक है। स्रोत के आधार पर
जो उत्परिवर्तन है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित। स्वतः यानी कि स्पॉन्टेनियस और प्रेरित यानी कि रुक जा स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन। स्वतः में मैंने बोला ऐसे उत्परिवर्तन जो स्वयं होते हैं, जो प्रकृति द्वारा स्वयं किए जाते हैं, और इस प्रकार के उत्परिवर्तन की आवृत्ति 10 लाख में यानी कि 10 × 10⁻⁶ होती है। इंड्यूस में मैंने बोला वे परिवर्तन उत्परिवर्तन जिन्हें कुछ भौतिक या यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे हम म्यूटाजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे कुछ भौतिक और रासायनिक म्यूटाजेंस का इस्तेमाल किया जाता है म्यूटेशन को इंड्यूस करवाने के लिए। ये हम आगे पढ़ेंगे कि म्यूटाजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे कि किन किन चीजों के द्वारा म्यूटेशन को करवाया जा सकता है, कि किन किन चीजों के द्वारा म्यूटेशन को करवाया जा सकता है। उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इंड्यूस म्यूटेशन। ओके चलो अब देखो, अब इंड्यूस म्यूटेशन करवा दी हमने, इंड्यूस म्यूटेशन हमने करवा दी। इंड्यूस म्यूटेशन के आगे दो सब टाइप होते हैं, मैक्रो म्यूटेशन और माइक्रो म्यूटेशन। मैक्रो म्यूटेशन और माइक्रो म्यूटेशन। अब देखो नाम से पता चल रही है बच्चे, नाम से चीजें पता चल रही है। मैक्रो का मतलब होता है बिग, बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। स्मॉल, बिग, स्मॉल। मैक्रो म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जो बहुत अच्छे से हमें दिखाई देती है। मेरी बॉडी में अगर म्यूटेशन हुआ है तो मेरी बॉडी में जैसे म्यूटेशन होगा तो मेरे बाहरी अपीयरेंस में भी दिख जाएगा कि यार इसका कुछ ना कुछ सीन हुआ है, इसके अंदर डीएनए कुछ ना कुछ परिवर्तित हुआ है। तो अगर तुम लोगों को इजीली, आज मैं ऐसी हूं, कल मेरी बॉडी में म्यूटेशन हुआ, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं मैंने क्या बोला, मेरी बॉडी आपको, मतलब मैं इस तरीके से, मेरा फिजिकल अपीयरेंस तुम लोगों को इस तरीके से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। कल मेरी बॉडी में म्यूटेशन हुआ, अगले दिन को मैं मान लो मैं अभी इतना स्किन टोन है मेरा, इतना स्किन टोन है मेरा, मेरी बॉडी में म्यूटेशन हुई कल को, परसों को मैं एकदम से गोरी हो गई, फॉरेनर जैसी गोरी हो गई, तो तुम्हें वो चेंज दिखेगा, यार मैडम इतनी गोरी तो नहीं थी, मैडम तो नॉर्मल दिखती थी, अब तो मैडम बहुत गोरी हो गई यार, एकदम से बहुत गोरी हो गई है। तो तुम्हें वो चेंज मुझ में दिखाई दे रहा है। तो मुझ में ऐसी म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से जो मेरा फिनोटाइप था, जिसकी वजह से जो मेरी मॉर्फोलॉजी थी, जो मेरा बाहरी अपीयरेंस था, उसमें बहुत डिस्टिंक्ट चेंज था, डिस्टिंक्ट चेंज का मतलब होता है ऐसा चेंज जो तुम्हें पता चल रहा है, जो तुम्हें पता चल रहा है यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ झोल तो है, तो मैक्रो म्यूटेशन का मतलब होता है ऐसी म्यूटेशन जहां पे डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो मेरी बॉडी में, मेरे फिनोटाइप में चेंजेस आएंगे, वो तुम्हें इजीली दिखाई देंगे, वो एकदम पहचाने लायक चेंजेस होंगे, ठीक है। तो उस तरीके की म्यूटेशन को बोला जाता है बच्चे मैक्रो म्यूटेशन, उस तरीके की म्यूटेशन को बोला जाता है मैक्रो म्यूटेशन। ऐसे उत्परिवर्तन जिनके कारण स्पष्ट और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले आकृतिक परिवर्तक जीव के बाहरी रूप या गुणों में दिखाई देते हैं, उसको कहा जाता है मैक्रोम्यूटेशन। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोम्यूटेशन। माइक्रो, छोटा, मतलब मेरी बॉडी में आज म्यूटेशन हुआ, मान लो मैं इतना मेरा स्किन टोन है, मेरी बॉडी में म्यूटेशन हुआ और थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा मुझे कि एक शेड और लाइट हो गई मैं, तो तुम लोगों को नहीं लगेगा, तुम लोग बोलोगे शायद आज मैडम ने शायद थोड़ा बहुत, पता ही नहीं चलेगा, तुम शायद क्या बोलोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यार मैडम तो ऐसी भी इतनी दिखती थी, इतना स्किन टोन दिखता था, अभी भी इतना स्किन टोन है, तो तुम लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि मुझ में म्यूटेशन हुआ होगा कि नहीं होगा। तो उस तरीके की म्यूटेशन को बोला जाता है माइक्रो म्यूटेशन। जब मेरे म्यूटेशन के बाद मेरे फिनोटाइप में बहुत ही कम चेंजेस, बहुत ही डिस्टिंक्ट चेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं देख के बता पा रही हूँ कि यार, जब होता ना कि कुछ कटिंग करवाई हो, हेयर कट करवाया हो लड़कों ने या लड़कियों ने, पता चल जाता है यार कुछ तो अलग है, वो दिखता है चेंज, ठीक है। कभी कभी लड़कों में तो चलो बहुत दिखता है, लड़कियों का ऐसे होता है कि मैंने हेयर कट करवाया पर पता ही नहीं चलता है, भाई लड़कों को तो पता ही नहीं चलता कि अच्छा करवाया है कि नहीं करवाया, तो वो माइक्रो म्यूटेशन में आ जाएगा कि पता ही नहीं चल रहा है कि यार तूने कुछ करवाया है कि नहीं करवाया है।
ठीक है। तो वैसा तो माइक्रो म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो चेंजेस जो मेरे फिनोटाइप में म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आ रहे हैं वो इनविजिबल हैं, वो पता ही नहीं, अगले बंदे को पता ही नहीं चल रहा है कि हो बैठे हैं। अब हो बैठे हैं, अब ऐसा कैसे पता चलेगा? जीन से पता चलेगा कि जीन उल्ट पुल्ट हो गई है, बट बाहर से हमें देखने को नहीं मिलेगा, बाहर से हम इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि म्यूटेशन उसमें हो रखा है कि नहीं हो रखा है। ठीक है। तो माइक्रो म्यूटेशन का मतलब होता है ऐसे उत्परिवर्तन जिनमें सूक्ष्म या अदृश्य परिवर्तन होते हैं, जिनका प्रभाव सीधे बाहरी रूप में तुरंत नहीं दिखाई देता, बाहरी आवरण में, बाहरी अपीयरेंस में आपको नहीं इजीली दिखाई देता है। तो उस तरीके की म्यूटेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? उस तरीके की म्यूटेशन को हमने बोला माइक्रो म्यूटेशंस। अभी तक हमने ये जाना कि म्यूटेशन का मतलब होता क्या है, म्यूटेशन टर्म किसने दी थी, फिर मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई कि म्यूटॉन का क्या मतलब होता, म्यूटेंट का क्या मतलब होता, म्यूटाजेनिक एजेंट का क्या मतलब होता। इसके बाद भी हमने जाना कि म्यूटेबल, म्यूटेटर और एंटी म्यूटेटर का मतलब क्या होता है। फिर आए हम टाइप्स पे, फिर आए बच्चों हम टाइप्स पे। तो टाइप्स में मैंने तुम लोगों को क्या बोला? टाइप्स में मैंने तुम लोगों को बोला कि दो तरीके का होता है, सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर दो तरीके का होता है, स्पॉन्टेनियस और नेचुरल। स्पॉन्टेनियस और नेचुरल म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जो नेचर द्वारा हो रही है, जो नेचर द्वारा की जा रही है वो स्पॉन्टेनियस है। और जो आपका हम खुद कर रहे हैं, जो मैं म्यूटेशन खुद करवा रही हूं, उसको बोला जाएगा इंड्यूस म्यूटेशन। जो म्यूटेशन मैं खुद करवा रही हूं उस म्यूटेशन को बोला जाएगा इंड्यूस म्यूटेशन। फिर मैंने इंड्यूस म्यूटेशन में तुम लोगों को दो टाइप पढ़ाए, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बहुत ज्यादा चेंजेस आपके फिनोटाइप में देखने को मिल रहे हैं। जब बहुत कम इनविजिबल चेंजेस आपको आपके फिनोटाइप में देखने को मिल रहे हैं उसको बोला जाता है माइक्रो म्यूटेशन, उसको बोला जाता है बच्चे माइक्रो म्यूटेशन। ओके चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। चलो अब देखो, उसके बाद आ जाता है टिश्यूज के हिसाब से। टिश्यू के हिसाब से, टिश्यू माने उत्तक। वाह मेरी हिंदी हैंडराइटिंग एक नंबर हैंडराइटिंग है ना। चलो उत्तकों के हिसाब से दो तरीके की म्यूटेशन होती है, सोमैटिक और जर्मिनल। सोमैटिक और जर्मिनल, दैहिक उत्परिवर्तन या जनन कोशिकीय उत्परिवर्तन, दैहिक उत्परिवर्तन और जनन कोशिकीय उत्परिवर्तन। सोमैटिक म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशंस होती हैं which occurs in, जो कहां पे हो रही है, which occurs in somatic tissues, simple as that, simple as that, जो आपकी सोमैटिक टिश्यूज या सोमैटिक सेल्स में होती है। अब हम जानेंगे क्या मतलब होता है इसका। और आपका जो जर्मिनल म्यूटेशन होता है वो ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो आपकी जर्म सेल में होती हैं। अब मैंने बोला कि जो आपकी सोमैटिक म्यूटेशन होती है वो ऐसी म्यूटेशन होती है जो सोमैटिक सेल में होती है, और जर्मिनल म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जो आपकी जर्म सेल में होती है, जो आपकी जर्म सेल में होती है। अब इससे पहले तुम बोलोगे मैडम जी तुमने बता तो दिया, ये तो हमें किताब में भी मिल जाएगा, ये तो हमें किताब में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें समझाओ ना, हमें समझाओ, हम समझने आए हैं, बाकी चीजें तो हमें किताब में मिल जाएंगी। तो सोमैटिक सेल या दैहिक जो कोशिका होती है, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया ऑलरेडी यार, ये मैंने तुम लोगों को याद करो प्री मेंडेलियन थ्योरी में बताया होगा, जहां पे मैंने तुम लोगों को वाइजमैन के बारे में बताया था, वाइजमैन साइंटिस्ट के बारे में बताया था जिन्होंने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी। अब देखो बच्चों क्या है, अब देखो बच्चों क्या है, मैंने बोला सोमैटिक सेल या सोमैटिक टिश्यू, टिश्यू आएगा यहाँ पे, टिश्यू के हिसाब से बोला जा रहा है सोमैटिक टिश्यू और जर्मिनल टिश्यू। सोमैटिक टिश्यू और जर्मिनल टिश्यू याद करो, मैंने तुम लोगों को, तुम बच्चों को बोला था वाइसमैन की थ्योरी में कि जर्मिनल सेल ऐसी सेल होती है, जर्म टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट कर रहे हैं, जो प्रजनन में पार्ट लेते हैं, जो प्रजनन में पार्ट लेते हैं उनको बोला जाता है जर्मिनल सेल, या उनको बोला जाता है आपका जर्मिनल टिश्यूज, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में एग और स्पर्म, जैसे कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एग और स्पर्म, जैसे प्लांट की बॉडी में पॉलन और एंथर, जैसे प्लांट की बॉडी में पॉलन और एंथर, तो ये आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स, पॉलन और एंथर नहीं, स्टेमन, ये तो एक ही बात हुई ना, एग ही ले लो यहाँ पे, ओव्यूल, ओवरी, और हाँ ओवरी बोल देते हैं, ठीक है, ओवरी से एग और एंथर से पोलन।
अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जर्मिनल सेल, मैंने बोला जर्मिनल सेल ऐसी सेल होती हैं, जर्मिनल सेल ऐसी सेल होती है जो रिप्रोडक्शन करती हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है। जैसे हमारी बॉडी में एग, लड़कियों की बॉडी में एग, लड़कों की बॉडी में स्पर्म, तो वो जर्म सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रही हैं। जैसे प्लांट्स के केस में ओवरी होता है, एंथर होता है, ठीक है। तो इन सेल को छोड़ के हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होती है बच्चे, इन सेल्स को छोड़ के हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं, उन सेल्स को बोला जाता है सोमैटिक सेल। उन सेल्स को कहा जाता है क्या? सोमैटिक सेल। इन सेल को बोला जाता है सोमैटिक सेल्स। तो हम बोल रहे हैं कि टिश्यूज के हिसाब से म्यूटेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मिनल म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मिनल म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन का मतलब होता है जो सोमैटिक सेल में हो रही है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं, ब्रेन सेल है, लीवर सेल है, स्किन सेल्स हैं, तो जो भी मेरी बॉडी में सेल्स हैं, अगर उनमें से किसी सेल में म्यूटेशन हो रहा है उसको बोला जाएगा सोमैटिक म्यूटेशन। अगर मेरे एग में, फीमेल है उसमें एग होगा, अगर मेरे एग में, एग वाली सेल में म्यूटेशन हो रहा है तो उसको बोला जाएगा जर्मिनल सेल, उसको बोला जाएगा जर्मिनल सेल। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी बच्चे, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। चलो अब थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन कम हो गया यार, 40 या 45 मिनट तक ही पढ़ाती हूँ मैं तुमको, क्योंकि क्लासेस बढ़ गई हैं अब तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाते यार। पर ऐसा है नहीं मतलब, बट समझो मतलब ठीक है, 5-10 मिनट की तो कमी है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सब हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा सब। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल के हिसाब से भी म्यूटेशन को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। सर्वाइवल के हिसाब से भी म्यूटेशन को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, और वो अलग अलग भाग क्या है बच्चों? पहला आ जाता है लीथल म्यूटेशन, पहला आ जाता है लीथल म्यूटेशन, यानी कि घातक उत्परिवर्तन। अब देखो लीथल म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, अब सुनो लीथल म्यूटेशन का मतलब होता क्या है। लीथल म्यूटेशन का मतलब होता है ऐसी म्यूटेशन जो 100% ऑर्गेनिज्म में डेथ कॉज करेगी, जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में हो रही है, जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में हो रही है, वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, वो ऑर्गेनिज्म मर जा रहा है। अगर मेरी बॉडी में म्यूटेशन हो रही है, अगर मेरी बॉडी में म्यूटेशन हो रही है, तो उस म्यूटेशन की वजह से अगर मैं मर रही हूँ, अगर उस म्यूटेशन की वजह से अगर मैं मर रही हूँ, तो वो होगा लीथल म्यूटेशन, घातक उत्परिवर्तन। 100% ऑर्गेनिज्म की जब डेथ हो जाती है, जिस म्यूटेशन की वजह से मेरे बॉडी में डीएनए इस तरीके से चेंज हुआ कि मैं मरी जा रही हूँ यार, आज मेरी बॉडी में म्यूटेशन हुआ और मैं कल को डेड, तो उसको बोला जाएगा लीथल म्यूटेशन, तो उसको बोला जाएगा लीथल म्यूटेशन या घातक उत्परिवर्तन। दूसरा आ जाता है सब लीथल म्यूटेशन या अर्धघातक, सब लीथल म्यूटेशन या अर्धघातक, जिसका मतलब होता है अर्धघातक, 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 यानी कि 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा ऑर्गेनिज्म मरेंगे। जरूरी अब इसमें ये नहीं है कि 100% मरेंगे, 50% से ज्यादा बंदों की डेथ हो जाएगी जिस म्यूटेशन से, उस म्यूटेशन को बोला जाता है सब लीथल, उस म्यूटेशन को बोला जाता है सब लीथल। उसके बाद आ जाता है सब वाइटल, वाइटल का मतलब होता है लाइफ, हम बोलते हैं ना रीवाइटल खाओ, फुल ऑफ लाइफ हो जाओगे तुम फिर से, ठीक है। तो क्या होगा, सब वाइटल का मतलब होता है अर्धजीवनीय उत्परिवर्तन, अर्धजीवनीय उत्परिवर्तन, ऐसा म्यूटेशन जो जिसमें 50% से कम ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं। अब वाइटल की बात हो रही है, अब जीवन की बात हो रही है। लीथल का मतलब होता है डेथ, लीथल का मतलब होता है डेथ या घातक, ठीक है। वाइटल का मतलब हुआ जीवन देना, तो यहाँ पे सब वाइटल की अगर बात कर रहे हैं, तो जब 50% ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसी म्यूटेशन जब 50% से कम ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाते हैं जिस म्यूटेशन से, उसको बोला जाता है सब वाइटल म्यूटेशन। और वाइटल का मतलब है जब ऑल इंडिविजुअल सर्वाइव, अगर मेरी बॉडी में म्यूटेशन हो रही है और मेरी बॉडी में हो रही है या किसी की भी बॉडी में ये वाली म्यूटेशन हो रही है, तो इंडी, तो उस वजह से अगर हम बच रहे हैं, अगर हम जिंदा हैं, अगर हम भगवान की कृपा से जिंदा रहे, तो उस तरीके की म्यूटेशन को बोला जाता है वाइटल म्यूटेशन, जीवनीय उत्परिवर्तन की, जिसमें सारे के सारे इंडिविजुअल सर्वाइव कर जा रहे हैं, जिसमें सारे के सारे इंडिविजुअल सर्वाइव कर जा रहे हैं, उस तरीके की म्यूटेशन को बोला जाता है वाइटल म्यूटेशन। लीथल में सारे मर जाएंगे, सब लीथल में 50% से ज्यादा मरेंगे, सब वाइटल में 50% से कम को जीवन दान मिलेगा, और वाइटल जो है उसमें आपका सारी की सारी
पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव करेगी, वाइटल में सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव करेगी। तो ये हमने क्राइटेरिया पढ़ा सर्वाइवल के हिसाब से कि म्यूटेशन में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, म्यूटेशन को कितने अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वाइवल, सर्वाइवल के आधार पर म्यूटेशन को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, आज म्यूटेशन में खत्म कर दूंगी। ठीक है, आगे आ जाता है बच्चों क्या, आगे आ जाता है म्यूटाजेंस। मैंने बोला था इंड्यूस म्यूटेशन होती है, उत्प्रेरित नहीं, प्रेरित म्यूटेशंस होती है, प्रेरित उत्परिवर्तन होता है। मैंने ये बोला था, मैंने वहां पे तुम लोगों को बोला था कि इंड्यूस म्यूटेशन होती है। इंड्यूस म्यूटेशन का मतलब होता है ऐसी म्यूटेशन जो हम खुद करवा रहे हैं, ऐसी म्यूटेशन जो हम खुद करवा रहे हैं। तो अब हम म्यूटाजेंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम म्यूटेशन इंड्यूस करवा सके। मैंने तुम लोगों को बोला था म्यूटाजेन मतलब ऐसे एजेंट जो म्यूटेशन करवा रहे हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया इंड्यूस म्यूटेजेंस, और उन एजेंट्स को नाम दिया म्यूटाजेंस का, उन एजेंट्स को नाम दिया म्यूटाजेंस का। तो अब देखो म्यूटाजेंस बच्चे दो तरीके के होते हैं। म्यूटाजेंस आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल म्यूटाजेंस, भौतिक उत्परिवर्तक, म्यूटाजेंस भौतिक उत्परिवर्तक, और रासायनिक उत्परिवर्तक। म्यूटाजेंस भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक। भौतिक उत्परिवर्तनों में बच्चे भौतिक हे भगवान उत हो जाता है फिर। भौतिक उत्परिवर्तनों में आपका रेडिएशंस आ जाती हैं कि रेडिएशंस देके हम क्या करेंगे, रेडिएशंस देके डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि म्यूटेशन हो सके। रेडिएशंस डाल के डीएनए के स्ट्रक्चर को, रेडिएशन डाल के हम चाहते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होके वो म्यूटेट हो सके, उसमें म्यूटेशन हो सके। तो जब हम रेडिएशंस डाल के डीएनए को चेंज करते हैं, डीएनए को चेंज करते हैं यानी कि डीएनए में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी को तो म्यूटेशन बोलते हैं। तो जब हम रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं म्यूटेशन करवाने के लिए, तो उस तरीके के एजेंट्स को बोला जाता है फिजिकल एजेंट, उस तरीके के एजेंट को बोला जाता है फिजिकल एजेंट। तो हमारे पास दो तरीके के एजेंट आ जाते हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग एजेंट और नॉन आयोनाइजिंग एजेंट। आयोनाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो आयंस क्रिएट करते हैं, ऐसी रेडिएशंस, ऐसी रेज जो आयंस क्रिएट करती हैं उसको बोला जाता है आयोनाइजिंग, और ऐसी रेज जो आयंस क्रिएट नहीं करती हैं उनको बोला जाता है नॉन आयोनाइजिंग। सिंपल है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अब आयोनाइजिंग रेडिएशन में भी आगे आते हैं दो चीजें, पर्टिकुलेट और नॉन पर्टिकुलेट। आगे इसमें आगे पढ़ेंगे इसको, यहीं तक रुक जाओ, आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, मैंने बोला तुम लोगों को फिजिकल म्यूटेशन का मतलब होता है भौतिक उत्परिवर्तक, जहां पे हम रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, और ये दो तरीके का होता है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। ये दो तरीके का होता है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग का मतलब होता है जहां पे आयन क्रिएट होते हैं, ऐसी रेडिएशन जो आयन क्रिएट करवाती है, आयन रिलीज करवाती है। ऐसी रेडिएशन जो आयन क्रिएट नहीं करवाती है, आयन रिलीज क्रिएट नहीं करवाती है, तो उसको बोला जाता है नॉन आयनाइजिंग, उनको बोला जाता है नॉन आयनाइजिंग। फिर आते हैं रासायनिक पे, फिर आ जाते हैं केमिकल पे। तो केमिकल में क्या होगा बच्चे, जब हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, तो उनको बोला जाता है केमिकल म्यूटाजेंस यानी कि रासायनिक उत्परिवर्तक। तो इसमें हम पढ़ेंगे एल्काइलेटिक एजेंट के बारे में, एक्रिडीन डाइस के बारे में, और बेस एनालॉग के बारे में। ये अलग अलग हमारे एक तरीके से हम केमिकल बोल सकते हैं जिसकी वजह से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है दैट मींस हमें म्यूटेशन हो रहा है, तो दैट मींस हमें म्यूटेशन हो रहा है। इतनी चीजें क्लियर होगी बच्चों, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, हो गया, चलो ओके, रुक जाओ, थोड़ा सा रहता है, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो यार? हो भी रहे होंगे तो क्या ही कर सकती हूँ मैं यार, एंटरटेन करने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं, मेरी हरकतें ही एंटरटेनिंग है वैसे। ठीक है, मजाक था वैसे। चलो, फिजिकल म्यूटाजन में मैंने बोला आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में मैंने बोला आयन रिलीज हो रहे हैं, आयन क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे नॉन आयनाइजिंग का मतलब है आयंस क्रिएट नहीं हो रहे। अब आयनाइजिंग में भी दो चीजें होती है, पर्टिकुलेट और नॉन पर्टिकुलेट। पर्टिकुलेट रेडिएशंस में आपकी पार्टिकल, जैसे हम बोलते हैं ना अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, तो वो सारी चीजें आ जाती है। अल्फा रे, बीटा रे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, थर्मल मूविंग न्यूट्रॉन पर्टिकुलेट में आ जाएंगे, पर्टिकुलेट में आ जाएंगे। पार्टिकल्स की बात हो रही है, अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, बीटा पार्टिकल की बात हो रही है, न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है, जहां पे हम पार्टिकल्स की बात करते हैं। और नॉन
पार्टिकुलेट में आपकी रेज की बात आती है, जैसे एक्सरे, गामा रे, ठीक है, ये दोनों तो आयनाइजिंग में पढ़े बच्चे, ये दोनों चीजें हमने आयनाइजिंग में पढ़ी। नॉन आयनाइजिंग में हम यूवी रे की बात करेंगे, नॉन आयनाइजिंग में हम यूवी रे की बात करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करेंगे जो आयन रिलीज नहीं करती है। फिजिकल म्यूटाजन में बच्चे मैंने बोला कि दो तरीके की आपके दो तरीके में डिवाइड किया गया है, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग का मतलब होता है विच क्रिएट आयंस, नॉन आयनाइजिंग का मतलब होता है जो आयंस क्रिएट नहीं करते हैं। आयनाइजिंग में मैंने बोला पार्टिकुलेट और नॉन पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट में हम पढ़ रहे हैं अल्फा, बीटा, थर्मल, न्यूट्रॉन। एग्जांपल याद रखने बच्चे, आज ही मैंने सीयूटी वालों को भी ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो देखो पढ़ो अभी, अच्छे से पढ़ो अभी से, ठीक है। पर्टिकुलेट में मैंने बोला अल्फा रे, बीटा रे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। नॉन पर्टिकुलेट में हमने पढ़ा कि एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, और नॉन आयनाइजिंग में बच्चे यूवी रेज आ जाएगा। नॉन आयनाइजिंग में अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर द एग्जांपल ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। अब आगे देखते हैं केमिकल म्यूटेशंस, म्यूटेजेंस। केमिकल म्यूटेजन का मतलब होता है जहां पे हम किसी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे हम किसी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा जो डीएनए है उसमें चेंजेस आ सके, ताकि जो हमारा डीएनए है उसमें चेंजेस आ सके। अब पहला आ जाता है एल्काइलेटिंग एजेंट, पहला आ जाता है एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट में बच्चे हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप को हम डीएनए के स्ट्रक्चर में ऐड करवाते हैं ताकि उसमें चेंज आ सके। अगर डीएनए चेंज हुआ तो उसमें म्यूटेशन आ रही है, तो एल्काइलेटिंग एजेंट का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल करना म्यूटेशन के लिए। म्यूटेशंस अब देखो सिंपल है, हम डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को तो हमने म्यूटेशन बोला कि जब डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे हर चाहे फिजिकल की बात करें, केमिकल की बात करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका डीएनए है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सके। तो पहला मैंने बोला एल्काइलेटिंग एजेंट, तो पहला बच्चे मैंने बोला एल्काइलेटिंग एजेंट। तो एल्काइलेटिंग एजेंट में मैंने बच्चों बोला कि एल्काइल ग्रुप को हम ऐड करवा रहे हैं, एल्काइल ग्रुप की हेल्प से हम डीएनए में परिवर्तन ला रहे हैं और उस परिवर्तन को हम बोलेंगे म्यूटेशन। तो जब एल्काइलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो उस तरीके के म्यूटाजन को बोला जाता है केमिकल म्यूटाजन। तो इसमें कौन कौन से एल्काइल एजेंट यूज किए जाते हैं, ईएमएस इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, एमएमएस मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, और आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड कि नाइट्रोजन गैस, ये मैं चेक करती हूँ, ठीक है। दिस आई विल चेक, अगली क्लास में बताती हूँ मैं ये कंफर्म है कि नहीं है, अटपटा सा लग रहा है मुझे, ठीक है। ईएमएस एमएमएस, ईएमएस इज इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, मिथाइल मिथाइल सल्फोनेट, ये आपके एल्काइल ग्रुप हैं जो डीएनए में इंट्रोड्यूस करके म्यूटेशन करवाते हैं। जब हम डीएनए में उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, डालते हैं, तो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज करके म्यूटेशन करवा देते हैं। दूसरा आ जाता है आपका एक्रिडीन डाई, एक्रिडीन डाई, एक्रिडीन डाइज में आपकी डाइज आ जाती है, एक्रिडीन डाइज में बच्चे डाइज आ जाती हैं जो डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं, मैंने बोला डीएनए में बेस होते हैं, उनको स्लिप करवा देते हैं, उनको हटा देते हैं वहां से, हटाने की वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं और म्यूटेशन हो गया। तो एक्रिडीन डाई मेनली एक्रोफ्लेविन डाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रोफ्लेविन डाई क्या करती है, इस तरीके से डीएनए में बेसिस होते हैं बच्चे, इस तरीके से डीएनए में बेसिस होते हैं, तो उन बेसिस को स्लिप करवा देती है, उनको हटा देती है। इसको सी है यहाँ को, सी को हटा देगी, अगर हटा देगी तो डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से म्यूटेशन हो रही है। ये हो गया आपका एक्रिडीन डाई। उसके बाद आ जाता है बेस एनालॉग। बेस एनालॉग का मतलब होता है कि आपका डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने झूठे बेसिस डालने, फॉल्स बेसिस डालने। तो मैं बोलती हूँ कि डीएनए का स्ट्रक्चर बेसिस से बना होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस से, जो ये ए है, टी है, जी है, ये आपके नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। तो बेस एनालॉग में बच्चे हम क्या करेंगे, बेस एनालॉग में हम झूठे नाइट्रोजिनस बेसिस ऐड कर देते हैं, हम डीएनए को बहका देते हैं, ये है तेरा बेस, ये है तेरा बेस, पर वो एक्चुअल में उसका ओरिजिनल बेस नहीं होता है। तो उस वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और म्यूटेशन हो जाती है। ये आपको और अच्छे से क्लिक करेगा जब हम डीएनए पढ़ेंगे, जब हम डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो डीएनए अभी मैं तुम लोगों को बाद में पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ा के कोई मतलब नहीं था उसको, तो एक आधे पॉइंट तो आ ही जाते हैं बीच में रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला म्यूटेशन, जो आपका केमिकल म्यूटाजन, जब हम एल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं म्यूटेशन के लिए तो उसको बोला जाएगा एल्काइलेटिंग एजेंट। जब हम डाइज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एक्रोफ्लेविन डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो डीएनए के बेसिस को स्लिप कर देती है, डीएनए के बेस को स्लिप करवा देती है, तो उसको बोला जाता है आपका एक्रिडीन डाई। और थर्ड मैंने बोला बेस एनालॉग, झूठे बेसिस
चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके, मान लो यहाँ पे टी था, टी की जगह मैंने 5 ब्रोमो यूरेसिल डाल दिया, 5 ब्रोमो यूरेसिल डीएनए के स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो अब ये असली वाला बेस तो नहीं है, ये असली वाला बेस तो नहीं है, तो क्या होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज करवा देगा और म्यूटेशन इंड्यूस करवा देगा। इतनी चीजें होगी, इसको ध्यान से सुनना है बच्चे, इसको ध्यान से सुनना है। और जब मैं जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, तो उसके बाद फिर से म्यूटेशन का चैप्टर एक बार देख लेना, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि अभी बायो वालों को पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि डीएनए उन्होंने पढ़ा होगा कि बेसिस होते हैं, मैथ्स वालों को आइडिया नहीं होगा, मैथ्स वालों को आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो इतना भी उतना डिटेल वाला काम भी नहीं था, थोड़ी बहुत चीजें रिलेटेड होती हैं, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और पढ़ना है यार, अच्छे से पढ़ना है। जहां पे भी दिक्कत आ रही है बच्चे, या तो कमेंट सेक्शन पे अवॉइड करो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं तुम लोगों को वॉइस नोट, मैं बोल रही हूँ वॉइस नोट बना के भेज दूंगी, या तो वीडियो बना के भेज दूंगी कि बच्चे ऐसा 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 है, ठीक है। तो वो एफर्ट तुमको करने पड़ेंगे भाई, मुझे ये नहीं पता चलेगा किस बच्चे को समझ आ रहा है, किस बच्चे को नहीं समझ आ रहा है। अभी पेड बैच में हमारे जितने बच्चे हैं, तो वो ऐसे निश्चिंत होके पढ़ते हैं, सलीके से पढ़ते हैं वो, कि अगर मैंने पढ़ाया, म्यूटेशन नहीं समझ आया, मैम फिर से बताओ, चलो हो गया, एक बार बताया, मैम फिर से बता दो, बता दिया, नहीं फिर से बता दो, बता दिया। वो एक मतलब प्रॉपरली पढ़ते हैं कि हाँ कि नहीं, बंदा संतुष्ट होके जा रहा है, बंदा अच्छे से नॉलेज गेन करके जा रहा है। बट आप लोगों के केस में ऐसा नहीं है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो मैसेज, मैं वहाँ पे भेज दूंगी तुम लोगों को, ठीक है, मैं तुम लोगों को वहाँ पे बता दूंगी। तो डाउट्स हैं उसको क्लियर करवा के छोड़ा करो। कंप्लीट मालूम म्यूटेशन कर रहे हो तो म्यूटेशन को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, डाउट आ रहे तो पूछो, ठीक है बच्चों। चलो तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी क्लासेस हम यूट्यूब पे लगाते हैं तो उससे रिलेटेड पीडीएफ्स में आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर देती हूँ बच्चे, ठीक है। करना क्या है, ये स्कैन कर सकते हो तुम, या ये नहीं करना है तो जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पे लिखा होगा, देखो डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन दामिनी मैम चैनल, तो वो लिंक पे क्लिक करो, वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसको ज्वाइन करो और तुम लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। चलो, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और उन्होंने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार सब्सक्राइब, तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ये चीज, ठीक है, तो आपके लिए ही प्लस पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि आगे आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो हम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाले हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, अगर सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन ऑन होगा, तभी पता चलेगा। अदरवाइज अब फोन कॉल करके तो मैं नहीं बता सकती सबको कि ये तुम्हारे लिए आने वाला है। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। अब फिर से मंडे टू सैटरडे जेनेटिक्स की क्लास होने वाली, क्योंकि हॉर्टिकल्चर हमारा खत्म हो चुका है, जितना होना था वो हो चुका है, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं कल की क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। अच्छे से खाना पीना, सोना, पढ़ना, बढ़िया से सारे काम करने हैं बैलेंस्ड वे में, ओके। चलो बाय बाय और टेक केयर।